Hello guys, welcome to Arts Education and I am going to discuss today about vector. We know vector is a very important topic for the biotechnology and we can say in the genetic engineering. So we will discuss today about vectors. What are the vectors and what are the different sides of the different vectors and what are the good properties or properties of the ideal vector. At last, we will discuss how we can select the transformed as well as the non-transformed bacterial cells on the basis of the selectable marker which is present on the vector or we can say plasmids. Okay, so let's begin. So a vector is a DNA molecule that has the ability to replicate autonomously in an appropriate host cell and into which the DNA fragment to be cloned called as the DNA insert is integrated for the cloning. इस लाइन का मतलब क्या है कि वेक्टर एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है, एक्चुअली ये सर्कुलर हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है सर्कुलर ही होता है. तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ये क्या किस लिए यूज करते हैं हम इसमें क्या करते हैं अपना डीएनए इंसर्ट डालते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं डीएनए इंसर्ट डालने के बाद इसको रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं. वेक्टर रिकॉम्बिनेंट बनाने के बाद हम इसको बैक्टीरिया में इंटीग्रेट कर देते हैं या इंट्रोड्यूस कर देते हैं. फिर बैक्टीरिया जैसे डिवाइड होता है वैसे ही हमारे जीन की क्लोनिंग करता है. मींस वेक्टर के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होनी चाहिए, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट होना चाहिए, अपने आप से रेप्लिकेशन होना चाहिए. इट शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर होस्ट or we can say any other machinery. So a vector must have an array of replication, DNA replication denoted as array that functions in the host cell. So vector के पास अगर उसको replicate करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, replication होना चाहिए, array of replication होना चाहिए जो कि specific sequence होता है which is present in the vector. Okay, in molecular cloning, a vector is a particle. It may be plasmid, it may be cosmid, it may be lambda phases used as a vehicle to carry a foreign nucleic sequences, usually DNA, into another cell where it can be replicated or expressed. What is the mean of this line where it can be replicated or expressed? अगर हम vector को किसी बैक्टीरिया या फिर किसी yeast, whatever the host we are choosing, अगर हम उसमें इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उस पर डिपेंड करेगा. ये खुद तो रेप्लिकेट करेगा क्योंकि इसके पास क्या है और आई रेप्लिकेशन है, लेकिन जो बैक्टीरिया है उस पर भी क्या करेगा, उसकी वजह से भी ये रेप्लिकेट करेगा क्योंकि बैक्टीरिया खुद भी क्या होता है रिप्रोड्यूस होता है. तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा रेप्लिकेट होगा जिससे कि इट विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द कॉपीज ऑफ आवर डीएनए इंसर्ट और वी कैन से डिजायर्ड जीन. सो नेक्स्ट वी विल गो. A vector containing foreign DNA is termed as the recombinant DNA. The four major types of the vectors are plasmid, viral vectors, cosmid, artificial chromosomes. A vector containing foreign DNA. Foreign DNA is what? That is our desired gene. जो भी हम किसी स्पीसीज से या किसी भी होस्ट से लेके जो भी हम जीन को जिस जीन को भी हम क्लोन करना चाहते हैं उस जीन को हम बोलते हैं फॉरेन जीन. मीन्स किसी और की जीन इज कॉल्ड एज द फॉरेन जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिस जीन को हम क्लोन करना चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे फॉरेन डीएनए. जो कि हम वेक्टर में क्या करते हैं उसको रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, वेक्टर में क्या करते हैं उसको इंसर्ट करते हैं. Of these, the most commonly used vectors are plasmid. आपने देखा कि जो मोस्ट कॉमन वेक्टर्स है मेजर 4 टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं. प्लाज्मिड हो सकते हैं, वायरल वेक्टर्स हो सकते हैं, वायरल वेक्टर में 2 टाइप के वेक्टर्स हो सकते हैं, इट मे बी प्लांट वेक्टर्स, इट मे बी एनिमल वेक्टर्स, और कॉस्मिक वेक्टर्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं. कॉमन टू ऑल इंजीनियर्ड वेक्टर्स हैव एन array of replication. सारे वेक्टर्स में क्या क्या चीजें कॉमन हो सकती हैं या फिर कॉमन होती हैं हम बोल सकते हैं. Common to all engineered vectors have an array of replication. जितने भी vectors होते हैं सब में क्या होगी array of replications होती है. Multiple cloning sites होती हैं, selectable markers होता है. ये multiple cloning sites क्यों होती है? Multiple cloning sites का मतलब है polylinker sequences. Means बहुत सारे enzymes की sites होनी चाहिए, तभी तो हम varieties of enzyme use करके उस vector को cut करेंगे और उस वेक्टर को कट करने के बाद हम अपना डिजायर्ड जीन उसमें इंसर्ट करेंगे. सपोज कि मान लो कि सपोज कोई वेक्टर है जिसमें क्या अगर 2 ही एंजाइम की साइट्स हैं तो हम क्या करेंगे उस 2 ही एंजाइम से कट कर सकते हैं ना. अगर उसमें बहुत सारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होंगे तो हम बहुत सारे एंजाइम्स को यूज कर सकते हैं.
मीन्स हमारे पास अल्टरनेटिव होना चाहिए, ऑप्शंस होना चाहिए। सपोज हमारे पास लेबोरेटरी में एक एंजाइम नहीं है जिससे कि हम उस वेक्टर्स के लिए दूसरा एंजाइम्स यूज कर सकें। ओके, और क्या होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर क्यों होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है कि हम उनको सिलेक्ट कर सकें। किसको? बैक्टीरियल सेल्स को सिलेक्ट कर सकें, क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स के पास क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड में हमारा क्या है, डीएनए इंसर्ट है। तो हम उसको उस बेस पे सिलेक्ट कर सके कि कौन सा ट्रांसफॉर्म हुआ, कौन सा नहीं ट्रांसफॉर्म हुआ है। आगे हम इस बारे में देखेंगे। ओके, सो हियर वी कैन सी द वेक्टर साइज। क्या जो प्लाज्मिड्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी वेक्टर्स होते हैं, उस पे कितना कितने साइज का हम डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वो कितना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो इसमें हम 20 केवी का डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। लैम्डा फेज की बात करें तो 25 केवी का कर सकते हैं। कॉस्मिड की बात करें तो रेंज होती है, यहाँ पे भी एक्चुअल रेंज ही होती है, बट आई हैव गिवन टोटल दैट इज एवरेज वैल्यू हियर 45 हो सकते हैं। P1 फेज की बात करें तो कितना हो सकता है, 100 के भी हो सकता है। अगर हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात करें तो ये बहुत ज्यादा लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को ले सकते हैं, मींस बहुत ज्यादा लार्ज डीएनए इंसर्ट को ले सकते हैं, जैसे 300 केवी की बात कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात करें तो 1000 केवी हो सकते हैं। So these are the different plasmid factors, or we can say bacterial artificial chromosomes, which can be taken or which can take our DNA insert up to different size. Next we will move. Next we are going to discuss here properties of the good or ideal vector. क्या जरूरत है हमें आइडियल वेक्टर बनाने की? आइडियल वेक्टर बनाने की जरूरत क्यों है हमें? क्योंकि हम लैबोरेटरी में जब हम जीन क्लोनिंग करेंगे, किसी भी जीन को हम क्लोन करने के लिए जाएंगे, तो हमारे पास किसी वेक्टर क्या हम किसी भी वेक्टर को चूज कर सकते हैं? नहीं। अगर हम किसी भी वेक्टर को चूज कर सकते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट होंगे वो बहुत वेरिएशंस आएंगे। मींस हमको जो रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ नहीं मिलेंगे, एक्यूरेसी के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें सारी चीजें पता नहीं होंगी। और हमें सारी चीजें पता नहीं होंगी तो जो रिजल्ट की एक्यूरेसी होगी बहुत कम हो जाएगी। तो हम उसके लिए कुछ डिसाइड करते हैं कि इस वेक्टर में ये चीजें होनी चाहिए। जब ये रिसर्च होती है कि बहुत सारी चीजें, मींस ये वेक्टर है और इस वेक्टर में ये चीजें होंगी, तो जो इसकी रिजल्ट की एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। मींस जो जीन होगा बहुत अच्छे से क्लोन होगा, या फिर उसकी क्लोनिंग की कॉपीज जो होंगी बहुत लार्ज नंबर में मिलेंगी। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिसाइड की गई हैं। सो अ गुड वेक्टर मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली। मीन्स बात वही है कि देखो यहाँ पे जो भी हम वेक्टर यूज करें, सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए कि वेक्टर्स को अपने आप रेप्लिकेट करना आना चाहिए। मीन्स उसमें क्या होना चाहिए, ओराई ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर उस वेक्टर में ओराई ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट नहीं है तो हम उस वेक्टर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। When the objective of cloning is to obtain a large number of the copies of the DNA insert, the vector replication must be under relaxed control so that it can generate multiple copies of itself in a single host cell. हम जब भी वेक्टर्स को चूज करेंगे तो हम उसको देखेंगे कि उस पर जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए रिलैक्स्ड कंट्रोल आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मीन्स रिलैक्स्ड कंट्रोल का मतलब होता है कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दो टाइप के वेक्टर हो सकते हैं, मे बी रिलैक्स्ड कंट्रोल और मे बी स्ट्रिंजेंट टाइप। तो जो स्ट्रिंजेंट टाइप होते हैं वो बहुत ही कम कॉपी नंबर प्रोड्यूस करते हैं, और जो रिलैक्स टाइप के होते हैं लार्ज, इट विल प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ द कॉपीज ऑफ आवर डीएनए इंसर्ट और वी कैन जीन ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर क्लोनिंग। सो हम यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे हम रिलैक्स टाइप का। ओके, Next point is a vector should be ideally less than 10 kb in size because देखो यहाँ पे वेक्टर हम 10 kb से कम साइज का लेते हैं, बट ये कोई कंपलसरी नहीं है, कभी कभी हम ज्यादा साइज का भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम ज्यादा साइज का लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जो वेक्टर्स को हम लेते हैं ना, तो जो भी हम जब हम डीएनए प्यूरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वो वेक्टर जो होता है आपस में ही ब्रोक हो जाते हैं, मीन्स टूट जाता है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जितना छोटा वेक्टर लेंगे उतना हमारा जो डीएनए इंसर्ट है उसका साइज क्या होगा, बड़ा हो सकेगा। और अगर हम पहले से वेक्टर का साइज ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो डीएनए, तो क्या होगा, डीएनए इंसर्ट का साइज हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो जीन क्लोनिंग की प्रोसेस है या प्रोसीजर है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो। So we will move to next.
Vectors should be easy to isolate and purify. Yes, this point is also important. So vectors should be easy to isolate. इस लाइन का क्या मतलब है? मीन्स सपोज हम वेक्टर कहीं से भी आइसोलेट करें, सपोज हमने किसी बैक्टीरिया से आइसोलेट किया, तो जो भी प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, इजीली हो जाना चाहिए। ऐसा वेक्टर को हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। इट शुड बी इजी इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट विद द वेक्टर शुड बी इजी। मीन्स अगर हम वेक्टर को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम डीएनए इंसर्ट अपना वेक्टर के साथ डालेंगे और उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे? होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। होस्ट हो सकता है बैक्टीरिया, हो सकता है ईस्ट, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो इंट्रोड्यूस होना चाहिए, वहां पे जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वो भी प्रोसीजर कैसा होना चाहिए? इजी होना चाहिए। Vectors should have the suitable marker genes that allow easier detection or selection of the transformed host cell. बात पहले भी हमने की है कि वेक्टर्स के पास क्या होना चाहिए? सुटेबल मार्कर जीन्स होना चाहिए। सपोज कोई ऐसे मार्कर जीन्स है जो हमें ट्रांसफॉर्म्ड या नॉन ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट ही नहीं करते, तो ऐसे मार्कर जीन्स का कोई मतलब नहीं है। उसमें ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स प्रेजेंट होना चाहिए दो वेक्टर्स को, या फिर वी कैन से कि बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल सेल्स को ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म के बेसिस पे सेलेक्ट कर सकें। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट point. When the objective is the gene transfer, it should have the ability to integrate either itself or DNA insert it carries into genome of the host cell. It should be easy. Gene transformation should be easy. The cells transformed with such vector molecules that contain the DNA insert should be identifiable, selectable from those transformed by the vector molecules only. जो भी हमने सेल्स बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म किया है या फिर होस्ट में ट्रांसफॉर्म किया है, वो कैसी होनी चाहिए? आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। मींस कुछ ऐसी चीजें होना चाहिए जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसा नहीं हो कि हमने डीएनए इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड में और प्लाज्मिड को इंसर्ट कर दिया होस्ट में, और होस्ट को जब हम होस्ट को मतलब वेरीफाई करने के लिए जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा ट्रांसफॉर्म है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्म, तो कौन सा हमने जीन इंसर्ट किया था या फिर किस पे इंसर्ट किया था। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें हमें पहले से क्लियर होना चाहिए कि हमने डीएनए इंसर्ट कौन सा किया था, किस में किया था, कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है, किसके बेस पे हम सिलेक्ट करेंगे, राइट? I hope this point will be clear for you. So we will move to the next slide. A vector should contain unique target sites as for many restriction enzyme as possible into which the DNA insert can be integrated without disrupting an essential function. Yes, बात करते हैं हम restriction enzyme sites की। Suppose कोई vector है, उसमें बहुत सारी restriction enzyme sites है, means हम बहुत सारे enzymes का use कर सकते हैं। But क्या है कि जैसे हमने एक restriction enzymes लिया, अब एक ही restriction enzymes की 4 साइट है या 5 साइट है, तो हम क्या करेंगे? जब हम उसमें restriction enzyme ऐड करेंगे तो एंजाइम हमारे वेक्टर को कट करेगा। जब वेक्टर को कट करेगा तो हो सकता है कि वो अननेसेसरी कट प्रोड्यूस कर दे। मींस जहां से हमें कट करना था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो साइट्स है वो यूनिक नहीं है, 4-5 साइट्स है। अगर उसके पास यूनिक साइट्स होगी, किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की यूनिक साइट्स होंगी, तो क्या होगा कि वो एक ही जगह कट करेगा। जब एक ही जगह कट करेगा तो हमें जो इस एक्चुअल डीएनए इंसर्ट डालना है वो हम प्रॉपरली डाल सकेंगे। मींस उसके बहुत सारे कट प्रोड्यूस नहीं होंगे, और वेक्टर्स के जो डिफरेंट एंड्स होंगे वो बहुत सारे प्रोड्यूस नहीं होंगे, मतलब एक ही कट लगाएगा अगर उसके पास यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स होगी तो। ओके, इसलिए बोलते हैं कि जो वेक्टर है उसमें कैसा होना चाहिए? यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, किसकी? पर्टिकुलर एंजाइम की। When expression of the DNA insert is the desired, the vector should contain at least suitable control elements. अगर हम बात करें कि एक्सप्रेशन फैक्टर की, ठीक है, अगर हम किसी एक्सप्रेशन फैक्टर को चूज कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं पी ब्लू स्क्रिप्ट, जो कि एक फेसमेट फैक्टर होता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो क्या होता है? फेसमेट फैक्टर होता है, और इसमें एक्सप्रेशन फैक्टर की क्वालिटी होती है। तो किसी भी चीज को एक्सप्रेस होने के लिए क्या चाहिए? प्रमोटर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, और स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए। तो उस फैक्टर में क्या होना चाहिए? ये सारी चीजें प्रेजेंट होना चाहिए। प्रमोटर प्रेजेंट होना चाहिए, ऑपरेटर प्रेजेंट होना चाहिए, राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होना चाहिए, और जो भी चीज है, वट एवर द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, वट एवर द मशीनरीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द वन जीन, ऑल शुड बी प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन वेक्टर। Okay, I hope guys in these points all points should be clear for you. So I'm going to moving to next slides.
Now we will go for the PVR 322 vectors. This plasmid vector is E. coli plasmid base vector. It is very important vector and this is the basic vector for the gene cloning. So plasmid PVR 322 is used extensively in the genetic engineering. It has the two genes of the special interest. We will talk about that. What are the two special genes are present in the next slide. Name here PVR denotes following. P signifies plasmid, V is Bolivar, and R is for the Rodriguez. Means these are the two scientists who discovered this PVR 322. That's why we are calling PVR 322 vector. P for plasmid and V for Bolivar, R for Rodriguez. PVR 322 is one of the most popular and most widely used plasmid vector of 4363 base pair. We can say this vector having the size that is 4.3 kV. It has replication module of E. coli plasmid called E1. तो इसमें जो replication module लिया गया है, we can say जो replication ली गई है, वो Escherichia coli के vector से ली गई है, means Escherichia coli से ही लिया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं call E1. Okay. The latter contains a sequence of 6 bases recognized by the restriction enzyme BAMH1. देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. चलो नेक्स्ट स्लाइड ही मूव कर लेते हैं, बाद में इस स्लाइड को डिस्कस करेंगे. ओके, so this is the vector that is PVR 322 vector having the size 4363 base pair or we can say 4.3 kV. जहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो जीन होता है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन प्रेजेंट होता है. इस पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स होती है वो PVU फर्स्ट होता है और PST फर्स्ट होता है. जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइड पे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअली जैसे यहाँ पे दो दिखाई गई हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें दो साइट्स दिखाई गई हैं, दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइड दिखाई गई हैं, BAMH1 सेल फर्स्ट. ओके, बट एक्चुअली इट इज नॉट. एक्चुअल में तो बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट होती हैं, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो साइट्स दिखाई गई हैं, मींस बहुत स्पेसिफिक होती है, सिर्फ वही साइट्स दिखाई गई हैं यहाँ पे. तो एम्पिसिलिन में रेजिस्टेंस जीन जो होती है, इसमें क्या होता है, PST फर्स्ट का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होता है और PVU फर्स्ट का होता है. और जहाँ पे इको R1 की साइट दिखाई गई है, इको R1 और क्लैव फर्स्ट एंड हिंद थर्ड, BAMH1 एज सेल फर्स्ट. और ये जो होता है ORIF रेप्लिकेशन प्रेजेंट है यहाँ पे. रोप यहाँ पे जो साइट्स प्रेजेंट होती है, PVU सेकंड की साइड प्रेजेंट होती है. रोप जो होता है वो ऐसा रीजन होता है जो डिफरेंट किसी पॉलीपेप्टाइड्स की, मींस डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के लिए क्या करता है, ये कोड करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. ओके, बात करते हैं, देखो ये इतने अजीब नाम किए हुए हैं, PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट इको R1, क्लैव फर्स्ट, हिंद सेकंड और BAMH1. तो जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे कहाँ से आइसोलेट किए गए हैं, बैक्टीरिया से. तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, इनके जो नाम रखे गए हैं वो बैक्टीरिया के बेसिस पे रखे गए हैं. जैसे हम किसी की बात करें, जैसे हम इसकी बात करें BAMH1 की, तो यहाँ पे आता है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस, यहाँ से ये आइसोलेट किया गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द BAMH1 साइट्स. जैसे हम हिंद की बात करें तो ये लिया गया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द हिंद थर्ड एंजाइम. Okay, now we will move to the previous slide. So here we can say that is BAMH1. One codes for a protein that enables any host bacterium resist the lethal effects of the antibiotic ampicillin. Other confers the resistance to the tetracycline. Means यहाँ पे क्या होता है, देखो lethal effects का मतलब क्या होता है, जान घातक. ठीक है, मीन्स ये क्या करता है, जो एंटीबायोटिक होते हैं एम्पिसिलिन और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं, वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, जिंदा करके रखते हैं. सपोज हमने बैक्टीरिया को क्या कर दिया, बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड है तो ऑब्वियसली इसमें दोनों चीजें होंगी, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है. तो दोनों जीन प्रेजेंट है, तो हम बैक्टीरिया को किसी भी एंटीबायोटिक में डाल दें तो वो क्या करेगा, ग्रोथ कर जाएगा, मीन्स वो डाई नहीं होगा. क्यों डाई नहीं होगा, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है, इन एंटीबायोटिक से उसे फर्क ही नहीं पड़ता है. सपोज हम किसी बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, कोई भी पॉइजन दे दें. ओके, अब उस पॉइजन से उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास वो जीन प्रेजेंट है, मीन्स रेजिस्टेंट का जीन प्रेजेंट है. जब उसके पास रेजिस्टेंट का जीन प्रेजेंट है तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा. जब फर्क नहीं पड़ेगा तो वो अच्छे से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, डाई नहीं होगा. सेम हियर, यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में दो टाइप के रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट ऑलरेडी हमने देख रखा है.
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो हम दोनों कि हम जो एम्पिसिलिन दे दे बैक्टीरिया को या फिर टेट्रासाइक्लिन दे दे, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो दोनों केस में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। बट क्या होगा फ्रेंड्स, सपोज करो कि हमने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से एक जो जीन है टेट्रासाइक्लिन है, उसको हमने क्या कर दिया, नॉन फंक्शनल कर दिया। मीन्स हमने म्यूटेट कर दिया या फिर हम उस जीन को म्यूटेट कर दिया। अब वो जीन जो है वो रेजिस्टेंस नहीं बचा, मीन्स वो जीन कैसा हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। तो जब हम बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन जीन देंगे तो क्या होगा, जब हम बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक देंगे तो क्या हो जाएगा, वो डाई हो जाएगा। क्यों डाई हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अब रेजिस्टेंट जीन नहीं है, हमने उसको क्या कर दिया, म्यूटेट कर दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने उसको नॉन फंक्शनल कर दिया है। तो जब भी इन दोनों में से किसी भी एक में से नॉन फंक्शनल हो जाएगा, तो वो जो है रेजिस्टेंट की जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है बैक्टीरिया से क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। जब लॉस हो जाएगी तो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट। So here I just I have introduced that is what will happen if lose, that is tetracycline resistance gene. Presence of restriction sites within the marker tetracycline and ampicillin permits an easy selection for the cells transformed with the recombinant PBR 322। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन के जो रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, इसी के बेस पे हम सिलेक्ट पर मार्कर के बेस पे हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स को ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म में सिलेक्ट करते हैं। We will discuss in the next in the detail. Insertion of the DNA fragments into plasmid using restriction enzyme, that is PST first or PBU first, places the DNA insert within the gene ampicillin thus makes it non-functional. So we will discuss it is in the next slide. Same here. Bacterial cells containing such recombinant PBR322 will unable to grow in the presence of the ampicillin, but it will grow on the tetracycline. फ्रेंड्स, हम इस स्लाइड को देखते हैं, आप यहाँ पे गौर से देखना, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल वर्ड इज इंडिकेट्स इंसर्ट, मींस हमने जो जीन इंसर्ट किया हुआ है। इनएक्टिवेशन मतलब किसी जीन को हम इनएक्टिवेट करेंगे, मींस हमने जो भी जीन इंसर्ट किया हुआ है उसके वजह से किसी भी जीन में क्या हो जाना, इनएक्टिवेशन हो जाना, इज कॉल्ड एज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है। सपोज ये एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस का जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पीबीयू फर्स्ट और पीएसटी फर्स्ट में से किसी भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने क्या कर दिया, डीएनए इंसर्ट यहाँ पे कट किया। कट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपना डीएनए इंसर्ट क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था हमने उसको लेके आया और बोले हेलो तुम यहाँ पे बैठ जाओ। जैसे ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के प्लेस पे बैठेगा, तो ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन बोलता है, अरे यार तुम कहाँ से आ गए, शिट तुमने तो मेरे को इनएक्टिवेट कर दिया। मतलब ये जो जीन होता है वो कैसा हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो इसके पास जो होगा ये बोलेगा, शिट तुमने मुझे इनएक्टिवेट कर दिया, तुमने आके ना मेरा काम बिगाड़ दिया, तुम्हें यहीं पे आना था, तुम टेट्रासाइक्लिन के पास चले जाते हैं। तो बोलता है जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलता है, रुको रुको टेट्रासाइक्लिन के पास भी जाऊंगा, पहले तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो आके बैठ गया। अब एम्पिसिलिन का जो रेजिस्टेंस जीन था वो कैसा हो गया, इनएक्टिवेट हो गया। अब जब ये इनएक्टिवेट हो गया तो ये नॉन फंक्शनल हो गया। जब ये नॉन फंक्शनल हो गया तो इसके पास जो रेजिस्टेंट की कैपेसिटी थी इस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड में, वो क्या हो गई, लॉस हो गई। तो अगर हम ये बैक्टीरिया ये लॉस हो गई, अगर हम इसको एम्पिसिलिन में ग्रो कर देंगे, सपोज हमने इसको दिया है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, तो ये क्या होगा, उसमें ग्रो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंट जीन लॉस हो गया है। जब इसके पास रेजिस्टेंट जीन लॉस हो गया तो ये क्या कर जाएगा, उसमें डाई हो जाएगा, बेचारा मर जाएगा, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं। समझ आया? ओके, आई थिंक यू विल गेट।
नेक्स्ट की बात करें, यही बात हुई ये दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे दो एंजाइम की साइड्स है, BAM-H1 और सेल फर्स्ट। ठीक है, हमने इन एंजाइम से यहाँ पे कट किया और हम लेके आए डीएनए इंसर्ट्स को। ठीक है, डीएनए इंसर्ट को बोला कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जहाँ पे प्रेजेंट है, वो डीएनए इंसर्ट आता है, यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन बोलता है, अरे यार शिट, तुम्हें यहीं पे आना था क्या, तुम एम्पिसिलिन के पास चले जाते। तो बोलता है मैं एम्पिसिलिन को इनएक्टिवेट करके आया हूँ, अब मैं तुम्हें इनएक्टिवेट करूंगा। तो बोलता है ठीक है, तुम अपना काम कर लो और जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, हम डीएनए इंसर्ट लेके आएंगे और यहाँ पे बैठा देंगे। जब यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट मीन्स डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये डिस्टर्बेंस में क्या होता है एक्चुअली, कि जो इसके जो जीन सीक्वेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपरली फंक्शनल नहीं हो जाते, मीन्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। इसके जो भी जीन्स प्रॉपरली होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं बनाते, तो फंक्शनल ही नहीं हो पाता। मीन्स ये क्या हो जाए, इनएक्टिवेशन। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो फाइनली जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की जो डेफिनेशन हुई वो क्या हुई, कि किसी भी जीन को हमने इंसर्ट किया जहां पे जो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन प्रेजेंट है, इंसर्शन की वजह से जो भी जीन हमारा इनएक्टिवेट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, अब क्या होगा, जैसे इसकी फिर से सेम सेम सिमिलर टू हियर, लाइक दैट इसकी भी क्या होगी, रेजिस्टेंस पावर गैप। जब रेजिस्टेंस पावर इसकी गायब हो जाएगी तो क्या होगा, हम इसको टेट्रासाइक्लिन जब देंगे, जब इसके पास रेजिस्टेंस जीन तो है नहीं, तब टेट्रासाइक्लिन उसको हम बाहर से देंगे, प्रोवाइड करेंगे कल्चर में, तो क्या हो जाएगा, ये वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस जीन नहीं है। अब जब रेजिस्टेंस जीन नहीं है तो इसको पावर कौन देगा, कोई नहीं दे पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। ओके, तो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे हम सिलेक्ट करते हैं। Bacterial cells containing such a recombinant PBR 322 will be unable to grow in the presence of the ampicillin. Means क्या होगा, जब it will grow on the tetracycline, जब हम एम्पिसिलिन को इनएक्टिवेट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन तो रहेगा उसके पास, तो वो टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में तो ग्रो कर जाएगा, लेकिन एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जब एम्पिसिलिन बाहर से देंगे मीन्स उसकी प्रेजेंस होगी, बट अंदर उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है, हमने उसको इनएक्टिवेट कर दिया अपना डीएनए इंसर्ट करा के, तो वो उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा, अनेबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन, बट इट विल ग्रो ऑन द टेट्रासाइक्लिन। Similarly, when the restriction enzyme BAM-H1 और Salfast is used, जब ये दो एंजाइम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो टेट्रासाइक्लिन के अंदर रेजिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और जो एम्पिसिलिन होगा वो प्रेजेंस होगा, तो उसकी प्रेजेंस में क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। ओके, तो inactivation of the gene by insertion of the DNA sequence, or we can say insertion of the our gene of interest within it, is known as the insertional inactivation. Okay, we will move to the next slides. देखो यहाँ पे गौर से देखना, देखो ये प्लाज्मिड है PBR 322, यहाँ पे प्रेजेंट हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स। ओके, अब यहाँ पे दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो या तो तुम बाहर से क्या दे दो कल्चर में, टेट्रासाइक्लिन दे दो, या फिर क्या दे दो, एम्पिसिलिन दे दो, दोनों में ही बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। मींस ये एंटीबायोटिक हमने किस लिए दी थी, बैक्टीरिया को मारने के लिए, क्योंकि ये डाई हो जाए, लेकिन बैक्टीरिया के पास तो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, अभी कोई भी इनएक्टिवेट नहीं हुआ है, तो बैक्टीरिया दोनों में ही ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, एम्पिसिलिन में क्या होता है, पीएसटी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होती है और पीवीयू फर्स्ट की होती है। इनके थ्रू हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कट करने के बाद हमने क्या किया, डीएनए इंसर्ट को इसके प्लेस पे बिठा दिया, एम्पिसिलिन के प्लेस पे। एम्पिसिलिन बोलता है शिट, तुमने फिर से गड़बड़ कर दिया, मीन्स तुमने आके मेरे को इनएक्टिवेट कर दिया, मेरे सारे फंक्शनल गड़बड़ कर दिए। अब इसका ये फंक्शनल गड़बड़ हो गया तो ये इनएक्टिवेट हो गया, इनएक्टिवेट हो गया तो रेजिस्टेंस पावर गायब हो गई। जब रेजिस्टेंस पावर गायब हो गई तो तुम बाहर से जब एम्पिसिलिन दोगे तो क्या हो जाएगा, ये डाई हो जाएगा, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस पावर गायब हो गई। सेम हियर, जब यहाँ पे BAM-H1 और सल्फस दोगे तुम,
इससे कट करोगे, डीएनए इंसर्ट डालोगे, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस जीन है वो गायब हो जाएगा, और डीएनए इंसर्ट हमने यहाँ पे डाल ही रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अल्टीमेटली। जीन एम्पलीफिकेशन, तो जो भी देखो एमपी, यहाँ पे हम किसके बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन के बेस पे सिलेक्ट करेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बेस पे ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन नहीं होगा वो किस में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा, एम्पिसिलिन में तो ग्रो नहीं करेगा। जीन एम्पिसिलिन नॉन फंक्शनल सेल्स डू नॉट ग्रो ऑन एम्पिसिलिन आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके। So same here, gene tetracycline non-functional cells unable to grow on tetracycline contain recombinant DNA. So हम बात कर सकते हैं कि जो जीन इनएक्टिवेट हो गया है उसमें वो ग्रो नहीं करेगा, उसमें वो डाई हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें जो इनएक्टिवेट नहीं हुआ उसमें ग्रो करेगा। तो इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। I think guys this video is helpful for you. Thank you so much guys.